बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नेशनल न्यूज़ की तरफ चलते हैं नादरीन। जो अहम तरीन खबरें हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं नादरीन। अल जज़ीरा इंग्लिश के मुताबिक इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने दुनिया के तमाम लीडरों से मुतालबा किया है, ख़ास तौर पर यूरोप के लीडर से, कि वो ईरान के खिलाफ अमरीका और इसराइल की जंग में शामिल हो जाएं। अब देखें, नेतन्याहू ने मुतालबा किया है तो पाकिस्तान को फैसला तो करना पड़ेगा कि पाकिस्तान को नेतन्याहू की लड़ाई में जाना है या नहीं जाना। और पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल हैं वो तो ये कह चुके हैं, और वैसे भी पाकिस्तान बोर्ड ऑफ पीस में इसराइल के साथ एक इल्हाक में बैठा हुआ है और बोर्ड ऑफ पीस के फैसलों के अंदर पाकिस्तान शामिल है, जो फ़लस्तीनी रियासत की बात नहीं करते बल्कि इसराइल की हिफाजत की बात करते हैं। बहरहाल उन्होंने कहा जी कि ईरान के खिलाफ सारे लीडर, सारे ममालिक मिलकर अमेरिका और इसराइल की जंग में शामिल हो जाएं। ये जो एक अराद में एक हमला किया ईरान ने, बड़ा खौफनाक हमला किया, उसमें बहुत बड़ी तादाद में इसराइली जो हैं उनके बारे में बताया जा रहा है कि शायद मारे गए, लेकिन कंफर्मेशन कोई नहीं दे रहा। हाँ, ज़ख्मियों की तादाद कोई 100 से ज़ायद बताई जा रही है अब तक, क्योंकि इसराइल अपने नुकसान को छुपाता भी है। तो हमले की जगह से बात करते हुए नेतन्याहू ने कहा कि ईरान शहरियों को निशाना बना रहा है, जबकि उसके पास यूरोप तक हमला करने के भी हथियार मौजूद हैं। यानी यूरोप को भी डरा रहे हैं कि ये हथियार आप तक भी पहुंच सकते हैं ईरान के, उसके पास ये कैपेसिटी है, वो मार सकता है आपको। वो 4000 मील वाला मैंने आपको बताया था ना मिसाइल, ईरान ने कहा जी हमारा तो नहीं है, वो किसी ने चक्कर चलाया, फॉल्स फ्लैग किया है यूरोप को डराने के लिए। अब कुछ दिन पहले तक ये नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे थे कि ईरान नाकाम हो गया, उसके सारे हथियार हमने तबाह कर दिए, ख़त्म कर दिए, और बिल्कुल 8% रह गए हैं, वो भी एक दो दिन में, चंद दिन में ख़त्म हो जाएंगे। चंद दिन पहले तक ये कह रहे थे कि ईरान जंग हार चुका है और अब ईरान मुज़ाकरात की भीख मांग रहा है। थोड़े दिनों पहले तक ये बातें कर रहे थे ना, लेकिन अब हालात ये पैदा हो गए हैं कि उसी ईरान के खिलाफ ये दुनिया को कह रहे हैं कि हमारे साथ मिलकर उसी ईरान के खिलाफ लड़ो। और हालात ये हैं कि स्विट्ज़रलैंड ने अमेरिका को असले की बरामदात रोक दी हैं अपने आप को गैर जानिबदार रखने के लिए। नेटो के फौजी इराक से धड़ाधड़ निकल रहे हैं और वो कह रहे हैं जी हम इस लड़ाई का हिस्सा नहीं बनना चाहते। ईरानी फौज ये बात कर रही थी और उन्होंने बाकायदा इसका क्लिप बना के वायरल भी किया हुआ है। उन्होंने यूरोप को ये ऑफर करवाई कि अगर अमेरिका ग्रीनलैंड में कब्जा करने आता है और आपसे नहीं रोका जाता तो आप हमें बताइएगा, हम अमेरिका को रोकेंगे। अब आबनाए हुर्मज़ पे जो अमेरिका की दुर्गत बनी है, उसके बाद तो ईरान का ये दावा करना बनता भी है। अमेरिका ने जो 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया हुआ है उसमें से भी कोई 12-14 घंटे अब गुजर गए हैं, और बाकी जितने घंटे बचे हैं उनके बाद क्या सूरत हाल होगी इसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। अमेरिका को कितने इत्तेहादी मिलेंगे, बहरहाल नुकसान तो उनका लगातार हो रहा है। एक और अमेरिकी F-15 तैयारा भी निशाना बन गया, उसकी वीडियो भी जारी की है बाकायदा ईरान ने। आबनाए हुर्मज़ के नज़दीक ये आया था और इसकी वीडियो जारी की गई कि इसको निशाना बनाया गया है। दूसरी जानिब ईरान ने 2 किस्म के स्टेटमेंट दिए हैं। एक, उनके सदर ने स्टेटमेंट दिया है कि हमारा किसी भी बरादर मुल्क से कोई तनाज़ा नहीं है, और ईद के ऊपर उन्होंने ये पैगाम दिया कि सहूनी रियासत हमारे इख्तलाफात का फ़ायदा उठाना चाह रही है, हमें इससे बचना चाहिए। जबकि इराक़ची ने कहा कि ये जंग हम पर मुसल्लत की गई है, हम तो ये जंग लड़ना ही नहीं चाहते थे, लेकिन ज़बरदस्ती हमारे ऊपर ये जंग मुसल्लत की गई है। अब ईरान ने यूएई को एक बड़ी खौफनाक धमकी लगाई है। ये यूएई को वार्निंग जारी की है कि अगर अपनी सरजमीन से ईरान पर हमलों की इजाज़त जारी रखी तो आपको तबाहकुन हमलों का सामना करना पड़ेगा। हमने पहले भी कहा था और अमली तौर पे साबित भी किया है, हम अपनी ज़मीन और कौमी खुदमुख्तारी के खिलाफ होने वाली किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब देंगे। यूएई को मुतनब्बा करते हुए उन्होंने कहा कि जी खलीज फारस में वाक़े ईरानी जज़ायर अबू मूसा और तनब बुजुर्ग की जानिब अगर यूएई के इलाकों से कोई कार्रवाई हुई, कोई जारियत हुई, तो ईरानी मुसल्लह अफवाज रियासुल खैमा की रियासत को बराह रास्त तबाहकुन हमलों के निशाने पर रखेगी। अब ये रियासुल खैमा जो है ना, ये याद रखिएगा, ये यूएई का वो इलाका है जो आबनाए हुर्मज़ के बिल्कुल ऊपर है। अगर आबनाए हुर्मज़ को अमेरिका ने प्रैक्टिकली आकर खड़े होकर खुलवाना है ना, तो वो इस जगह पे उन्हें आना पड़ेगा। सामने वाली साइड पे ईरान है, इस तरफ फिर अमेरिका आएगा, यहां से ये एक दूसरे को मिसाइल मारेंगे, तो इस तरह से ये आबनाए हुर्मज़ पे कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक तरफ ये एरिया है रियासुल खैमा का। तो उसके बारे में तंबीह जारी की है और रियासुल खैमा में लोगों की एक इवैक्यूएशन भी हो रही है। ये भी मुझे वहाँ से कुछ लोगों ने इतला दी है, लेकिन क्योंकि देखें खौफ फैल जाता है
तो जब तक तस्दीक ना हो जाए मुकम्मल तौर पे, कोई बैनुल-अक़वामी सतह पे खबर ना आ जाए, तब तक हम उससे गुरेज करते हैं। क्योंकि यहाँ तो इतनी कहानियां हैं मार्केट में, एक से बढ़ के एक झूठ लोग बोल रहे हैं, पुरानी तस्वीरें निकाल के लगा देते हैं कि जनाब ये हो गया वो हो गया। तो जो चीज़ें मुस्तनद हैं, जिनकी मैं आपको तस्दीक कर सकता हूँ, वही चीज़ें मैं आपके सामने रखूँगा। बरतानिया की एक न्यूक्लियर आबदोज़ है, उसके बारे में बताया जा रहा है कि वो बहरा अरब में पहुँच गई है और ये इसी जंग के तनाजुर में पहुँची है। ये न्यूक्लियर हमला करने की कैपेसिटी रखती है। ये एक बहुत बड़ी डेटरेंस है बरतानिया की जो यहाँ पे पहुंची है। लेकिन बरतानिया ने खुद तो ये कहा कि वो किसी भी लड़ाई का हिस्सा नहीं बनना चाहते। शुमाली कोरिया का इस मरतबा कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा है, पहले ऐसे नहीं था। जब इराक के ऊपर अमेरिका ने अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर 2003 में हमला किया था, तो किम जोंग उन जो हैं ये गायब हो गए थे 50 दिनों के लिए। ये मंजर आम से हट गए थे और काफ़ी दूर चले गए थे अपने कैपिटल को छोड़कर, क्योंकि उन्हें उस वक्त खतरा था कि अटैक ही ना हो जाए हमारे ऊपर, या मेरे साथ भी वही ना हो जाए जो इस वक्त इराक में हो रहा है। तो इन्होंने फिर बड़ी मेहनत करके 2006 में पहला एटमी तजर्बा कर लिया। 2017 तक शुमाली कोरिया ने को 5 मजीद एटमी तजर्बे कर लिए। 2006 में किए, 2009 में किए, फिर 2017 तक ये करते रहे। तो इन्होंने काफ़ी एटमी तजर्बे कर लिए। अब 2 चीज़ें ऐसी हैं शुमाली कोरिया के पास जो उनको बहुत एतमाद देती हैं। उनका सदर कहीं भी नहीं जा रहा, वो मज़े से बैठा हुआ है और वो धमकी भी लगाता है और वो अपनी मर्जी का स्टेटमेंट भी देता है। उसने अमेरिका को जारह करार दिया है इस लड़ाई में, इसराइल के खिलाफ बोला, उसे फिक्र ही नहीं है। वजह यह है कि अब उसके बाद 2 चीज़ें हैं। नंबर 1, उसके बाद वो मिसाइल टेक्नोलॉजी है मुबैना तौर पे जो अलग अलग बड़े आज़मों में जाके अटैक कर सकती है। और उसके बाद 50 एटमी वॉर हेड्स हैं, यानी एक तो वो अमेरिका तक ले जाके अपने मिसाइलों को अटैक कर सकता है, उसके मिसाइलों की रेंज बहुत लंबी है। और दूसरा उसके बाद 50 एटमी वॉर हेड्स हैं और 40 मजीद वो बना सकता है। जो आलमी रिपोर्टें हैं, IAEA की जो रिपोर्ट है वो यही कहती है कि इसके पास 50 एटम बम हैं और ये वॉर हेड्स हैं और ये मजीद 40 बना सकता है जब इसको ज़रूरत पड़ेगी। नाज़रीन, अमेरिका और ईरान का नुकसान कितना हुआ? देखिए ना, ये मुकाबला तो अमेरिका, इसराइल और ईरान के बीच में है। तो जानी नुकसान की अगर हम बात करें तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ईरान का जानी नुकसान 10 गुना से भी ज़्यादा है जो अमेरिका और इसराइल का हुआ। फैसल वाडा ने जो धमकी लगाई थी उसका जवाब भी आ गया। जवाब जनाब उसका दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। बड़ा टिका कर, नाम तो नहीं लिया लेकिन बड़े सख्त अल्फाज उन्होंने बोले। तहरीक इंसाफ ने कहा जी पाकिस्तान की आवाम ने बेनामी जायदादें सुनी हैं, बेनामी बैंक अकाउंट सुने हैं, बेनामी लेन देन भी बहुत देखे हैं, मगर मुल्क के सियासी कबाड़ खाने से पिछले कुछ बरस से एक नया तमाशा भी निकला है। एक बेनामी सेनेटर, ये वही शख्स है जो हर वक्त फटे हुए माइक की तरह मुसलसल शोर मचाता है और जिसकी पूरी सियासत सिर्फ गैर मुहज़्ज़ब ज़बान, धमकियों और बाजारी जुमलों पर खड़ी है। इस बेनामी सेनेटर ने जो रकीक, घटिया और लुच्चड़ जुबान इस्तेमाल की है वो इसके अपने ज़हनी मेयार और गैर सियासी होने का मुंह बोलता सबूत है। कल तक यही शख्स इमरान खान के कदमों में बैठकर उनको अपना वालिद जैसा करार देता था, बिल्कुल देता था, सियासी साया तलाश करता था और आज अपनी सियासी यतीमी छुपाने के लिए उसी इमरान खान और उनकी फैमिली पर हमला आवर है। लेकिन ये बहुत सारी चीजें और बहुत कुछ लिखा हुआ है कि इमरान खान साहब बड़े डटे हुए हैं, लेकिन ऐसे शख्स के बारे में या उसकी जानिब से ऐसी की तैसी कहना किसी सियासी जमात या खानदान के खिलाफ नहीं बल्कि बराह रास्त अदालत आलिया के हुक्म की तौहीन है। पहले भी यही बेनामी कबाड़ी सेनेटर सुप्रीम कोर्ट में हाथ जोड़कर माफी मांग चुका है। फैसल वाडा साहब ने जो जबान इस्तेमाल की ना वो वाकई बहुत घटिया है और उन लोगों के बारे में जिनकी वजह से फैसल वाडा की सियासत शुरू हुई। आज फैसल वाडा को कौन जानता है? सिर्फ यही जानते हैं ना कि इमरान खान साहब के साथ होता था, वरना तो इसकी अपनी पहचान कोई नहीं थी। फौज भी इन्हें कभी किसी ओहदे पे ना बिठाती, कभी सेनेटर ना बनाती अगर ये इमरान खान के साथ माजी में ना चले होते। इनकी सारी अहमियत इमरान खान की वजह से, जैसे रेहाम खान को लोग जानते हैं इमरान खान की साबिक अहलिया होने के नाते से, वरना बहुत सारे और लोग ऐसे हैं जिन्हें लोग नहीं जानते, बहुत सारी खवातीन ऐसी हैं जिन्हें लोग नहीं जानते। तो फैसल वाडा हो गया, ओन चौधरी हो गया, बहुत सारे और लोग हो गए, इनकी पहचान इमरान खान की वजह से, इनकी अपनी जाती कोई पहचान नहीं है। ये लोग हमेशा, ये जहां मर्जी चले जाएं, ये इमरान खान की वजह से ही हमेशा पहचाने जाएंगे। और इमरान खान के बारे में डिप्लोमेट मैगजीन है अमेरिका का, उसने एक बड़ा जबरदस्त आर्टिकल लिखा है। ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या इमरान खान साहब को कत्ल किया जा सकता है।
ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इन्होंने बड़ी रिसर्च के बाद ये आर्टिकल लिखा और इसमें बड़ी जबरदस्त चीजें हैं, मैं आपके साथ शेयर करता हूं। सबसे पहले उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तानी फौज इमरान खान को खत्म करने की मुतहम्मल क्यों नहीं हो सकती। उसकी वजह, बेपनाह मकबूल लीडर को हटाने से बहरान खत्म नहीं होगा, उससे एक ऐसी कैफियत पैदा हो जाएगी कि पाकिस्तान की रियासत उस कैफियत में जिंदा नहीं रह सकती या कायम नहीं रह सकती। इमरान खान साहब की हिरासत में मौत के बारे में अफवाहें आई और बहुत अदम एतमाद था लोगों के अंदर, और पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे की सारी मंजरकुशी हो रही है। हुकाम ने दावे किए कि जनाब ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन ये अफवाहें बहुत तेजी से फैलती हैं। आसिम मुनीर साहब ये समझते हैं कि इमरान खान को खत्म करना एक बड़ी तबाहकुन गलती होगी जिसे एस्टेब्लिशमेंट किसी सूरत बर्दाश्त नहीं कर सकती। लेकिन इमरान खान एक मुख्तलिफ हकीकत है और पूरी कौम में उनकी हमायत है और पाकिस्तान से बाहर भी उनकी हमायत बहुत बड़े पैमाने पर फैली हुई है। जब उनकी गिरफ्तारी हुई थी 2023 में, तो उसके बाद क्या हुआ था उसके बारे में फिर सारा कुछ लिखा हुआ, किस तरीके से क्या कुछ हो गया। तो उन्होंने कहा खान को खत्म करने से सियासी बदअमनी को भड़काने का खतरा फौज नहीं ले सकती, खासतौर पर ऐसे वक्त में जब मुल्क की मईशत बहुत बुरी तरह तबाह हो रही है। खान को हटाने से पाकिस्तान की सियासत में एक बेमिसाल शहीद पैदा हो जाएगा और यह बहुत मुख्तलिफ शहादत होगी अगर इमरान खान को कुछ किया गया तो। इमरान खान बहुत बड़े पैमाने पर नौजवानों के लीडर हैं और डिजिटल हकीकत जो है वो इमरान खान साहब के ताबे है इस वक्त, और ये एक मुजामत की अलामत के तौर पे नौजवान उनको देखते हैं। और ऐसी शख्सियत कभी भी खत्म नहीं होती, गायब नहीं होती, खत्म होने के बावजूद ये मौजूद रहती है, बल्कि फैल जाती है और एक बहुत बड़ी तहरीक खड़ी हो जाएगी और रियासत को अपनी तारीख के शदीद तरीन सियासी रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ेगा। अगर किसी के दिमाग में ये खुराफात हैं भी तो ये वो खदशात हैं जो सबके दिमाग में हैं कि इमरान खान साहब को खत्म करने से इनकी अपनी नस्लें खत्म हो जाएंगी। नादरीन, आज फिर मुलाकात का दिन है और मुलाकात का दिन है तो सुहेल आफरीदी साहब का, उनके कुछ MPAs हैं और शाहिद खटक साहब का नाम आया हुआ है कि मुलाकात करवाई जाए। अब ये लोग अडियाला जेल तो आज जाएंगे। अब टाउट्स ये कह रहे हैं कि मुलाकात नहीं करवाई जाएगी। टाउट्स को किसने बताया? टाउट्स को उसी ने बताया ना जिसने ये फैसला किया। तो ये अदालत में तो जजेस नहीं बताते कि हमने क्या फैसला किया, उन्होंने तो फैसला करके दे दिया। या टाउट्स को बता रहा है वो जो जेल का सुपरिटेंडेंट है वो बता रहा है? नहीं, वो भी नहीं बता रहा। तो इमरान खान साहब जो कहते हैं कि जेल में एक कर्नल बैठा है और वो कंट्रोल होता है आसिम मुनीर से और वो वहां से मामला चलता है, मुलाकात करवानी है या नहीं करवानी, आइसोलेशन में रखना है, अकेलेपन में इमरान खान को या नहीं रखना, तो ये चीजें वहां तय होती हैं। अब टाउट्स इसकी बुनियाद के ऊपर कुछ दावे कर रहे हैं। बहरहाल ये मुलाकात करवा दी जाए तो अच्छी बात है। अब वो कहते हैं जी सियासी मुलाकात नहीं होने देंगे, तो नवाज शरीफ साहब से जो मुलाकातें होती थी वो गैर सियासी होती थी। कौन सा लीडर है PMLN का जो नवाज शरीफ से जेल में जाकर नहीं मिला? दूसरी जमातों के लीडर जाकर नवाज शरीफ साहब से जेल में मिलते रहे। बहुत सारे सहाफी, कॉलम निगार, इनकी बड़ी तादाद जेल में जाकर नवाज शरीफ साहब से मिलती रही। हत्ता कि वो लोग भी नवाज शरीफ साहब को जेल में जाकर मिलते जिनकी कोई तुक्की नहीं बनती थी, लेकिन लगातार ये मुलाकातें होती रही हैं। तो इमरान खान साहब को भी मिलने देना चाहिए। मेरे ख्याल में अब टेम्परेचर को नीचे लाने की जिम्मेदारी एस्टेब्लिशमेंट के सर पे आती है और वैसे भी आजकल एस्टेब्लिशमेंट में बड़ी बेचैनी है। वो चीजें जो डिस्कस करते हुए फौजी डरते थे और ये सोचते थे कि ये बात करेंगे तो ये प्रॉब्लम होगा, ये बात करेंगे तो ये प्रॉब्लम होगा, वो बातें अब रावलपिंडी में, इस्लामाबाद में डिस्कस हो रही हैं। वो आपस में बैठकर बात करते हैं, जनाब पूरा का पूरा इदारा ही अर्गमाल हो गया। यानी वो जो ऑपरेशनल फोर्सेज हैं जो बहुत मेहनत करती हैं, उनसे ज्यादा वो लोग आगे निकलते जा रहे हैं जो लोग सिर्फ सियासत करते हैं। ये हम देख रहे हैं ना, हमारे सामने ये सब कुछ हो रहा है। और जब किसी इदारे के अंदर ये लगातार होता है तो इसके ऊपर डिबेट भी होती है, इसके ऊपर बातचीत भी होती है। और बड़े साल लगे थे कि हमारे मीडिया कुछ हद तक आजाद हुआ था। बड़े सालों बाद जमहूरियत तरक्की कर रही थी, बड़े साल लगे कि अदलिया भी अपने आप को बेहतर कर रही थी। आपने इन तीनों चीजों को, यानी रूल ऑफ लॉ, जमहूरियत, इंसानों के साथ रवैया, जुल्म की जो दास्तानें जो खुली हुई हैं, जब से 9 मई हुआ वो सबके सामने है, ये सारे तबाह हो गए। नंबर 4, इमरान खान साहब ने कहा कि सबसे बड़ी चीज इस वक्त पाकिस्तान में सबसे कम इन्वेस्टमेंट आई है। पाकिस्तानी तारीख में इन्वेस्टमेंट इन्हीं वजूहात की वजह से कम हो गई है। इसका नतीजा यह हुआ कि आज आपके 45% लोग गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए हैं। ये तो खान साहब पिछली रिपोर्ट बता रहे हैं ना, अब नई रिपोर्ट आई ना सैलाब के बाद, तो पता चलेगा कि ये लोग 50% से भी बढ़ गए हैं, जो पाकिस्तान में इस वक्त गुर्बत का इंडेक्स है। अब तक जितना पाकिस्तान ने कर्जा लिया था
इस हुकूमत ने 3 साल में उतना ही कर्जा डबल कर दिया, यानी जितना कर्जा पाकिस्तान बनने से लेकर अब तक लिया गया ना इमरान खान साहब की हुकूमत के आखिरी दिन तक, उतना ही कर्जा ये हुकूमत ने पिछले 3 साल में ले लिया। ये सिंपल मैं आपको करूं, मैंने थोड़े दिन पहले आपको बताया भी था, थोड़ा ही फर्क रह गया बिल्कुल। जितना कर्जा पाकिस्तान बनने से लेकर इमरान खान के दौरे हुकूमत तक पाकिस्तान ने लिया, 70 सालों से ज्यादा की एक तारीख है, 75 साल तक जितना कर्जा पाकिस्तान ने लिया उतना कर्जा इन्होंने 3 साल में ले लिया। यह है आसिम मुनीर साहब की और शहबाज शरीफ साहब की मुश्तरका कारकर्दगी। और जो SIFC इन्होंने बनाई है उसका नतीजा क्या निकल रहा है, वो एक बड़ा फेलियर है। उसने पाकिस्तान को टके का कुछ नहीं दिया। 78 साल की, यानी 1972 के बाद, अगर पाकिस्तान की सारी तारीख आप उठाएं तो 1972 के बाद पहली मरतबा ऐसा हुआ पिछले 53-54 साल में कि पाकिस्तान में इतनी कम सरमायाकारी आई है। बेड़ा ही गर्क हो गया सरमायाकारी का, कि सरमायाकारी के लिए आर्मी चीफ ने एक इदारा बनाया था SIFC। ये तो हालात है। अच्छा, इसके बाद जी वो कहते हैं कि $47 बिलियन था पहले, अब $90 बिलियन तक चला गया है। आपने इस कौम को दुगना कर्जा करके मकरूज कर दिया है। अच्छा जी, एक और सबसे आम पॉइंट अफगानिस्तान का है। चौथी या 5वीं दफा ये मैंने कहकर भेजा है कि सबसे पहले आपने अफगानिस्तान को धमकियां दी, उसके बाद यहां जो अफगानी थे उनको धक्के देकर पाकिस्तान से निकाला गया। वो 3-3 नस्लों से यहां बैठे हुए थे, उनको धक्के देकर निकाला गया। फिर आपने वहां बमबारी की। आप ये चाहते थे कि वहां से पाकिस्तान के ऊपर हमला हो और आप ये कह सकें कि हमारे पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है, और जो एंटी तालिबान है वो आप इनको बता सकें कि आप हैं वो मुजाहिद जो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। इमरान खान ने कहा है कि देखें, एक प्रेडिक्शन मैंने इलेक्शन से पहले की थी। ये इमरान खान साहब एक पेशन गोई भी उन्होंने की आज, और ये बड़ी खौफनाक पेशन गोई है। और जितनी पेशन गोइयां इमरान खान साहब ने की है ना गुज़िश्ता चंद सालों में, वो सारी ठीक साबित हुई हैं। उन्होंने बताया था कि ये सारे इकट्ठे हो जाएंगे, आपने देखा हो गए। उन्होंने बताया था कि ये मेरी हुकूमत बेशक गिरा देंगे लेकिन मैं ज्यादा खतरनाक हो जाऊंगा, वो भी हो गया। उन्होंने कहा था लोग मेरे साथ खड़े होंगे, वो भी हो गया। ये भी कहा कि ये मुझे जेल में डालेंगे लेकिन तोड़ नहीं सकेंगे, वो भी हो गया। उन्होंने कहा कि मैं जेल से बैठकर इलेक्शन जीत जाऊंगा, वो भी हो गया। अब इमरान खान साहब ने बहुत सारी और बातें की हैं जो ठीक साबित हुई हैं। अब वो ये कह रहे हैं इमरान खान साहब कि एक प्रेडिक्शन मैंने इलेक्शन से पहले की थी, जब सबका ख्याल था कि पार्टी क्रश हो गई है, लोगों को धमकियां मिल रही थी, लोगों को उठाया जा रहा था, तब मैंने कहा था कि PTI क्लीन स्वीप करेगी। आपको पता है वो बात सही साबित हुई। अब मैं अगली पेशन गोई करने जा रहा हूं और आपको यह बता देना चाहता हूं, अब वो वक्त बहुत जल्दी से आ गया है और आ रहा है, जिस वक्त पाकिस्तान में इन सारी वजूहात की वजह से, इस जुल्म के निजाम की वजह से, मईशत की तबाही की वजह से और नाइंसाफी की वजह से हालात तेजी से उस तरफ जा रहे हैं जहां ये पाकिस्तान में वही हाल होगा जो श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल में हुआ। पाकिस्तान के हालात बड़ी तेजी से उस तरफ जा रहे हैं। आखिरी पैगाम इमरान खान साहब ने अपनी पार्टी की आदत को दिया कि PTI ने सारे लीगल रास्ते अपनाए, हमने कभी इंतशार नहीं किया, हमने कानून का रास्ता इख्तियार किया है। हमारी PTI ने कोशिश की कि अच्छी तरह आसिम मुनीर के साथ चलें, हुकूमत के साथ और एस्टेब्लिशमेंट के साथ चलें, लेकिन अब वो टाइम नहीं रहा। हमारे ये करने के बावजूद जुल्म और फसाइयत बढ़ती गई, एक एक करके सीटें छीनते गए। अब ये आपको रोज 10-10 साल की सजाएं दे रहे हैं। थोड़ी सी बात होती है आपको नायल कर देते हैं, आप असेंबली में बात करते हैं आपको नायल कर दिया जाता है। आप समझ लें अब वक्त आ गया है कि आप असली अपोजिशन का किरदार अदा करें। ये आपके वोटरों की भी डिमांड होगी। ये बहुत जरूरी है कि आप सही अपोजिशन करें। आप जितना डरेंगे ये उतना आपको क्रश करेंगे। आप लोगों को ये मजीद क्रश करते जा रहे हैं। जिसने अपोजिशन सही नहीं की, इस वक्त आप अपनी सियासी कब्रें खोद रहे हैं कि ये जो 27 का पेशावर का जलसा होने जा रहा है, इसके बारे में मैं कहना चाहता हूं कि पूरा पाकिस्तान भरपूर तरीके से, मैं लोगों को डायरेक्ट कर रहा हूं और अपनी कौम को कह रहा हूं कि वो इस जलसे में पूरा पाकिस्तान हिस्सा ले, पूरी पार्टी मुत्तहद हो और अब फोकस करें 27 तारीख को होने वाले जलसे पर। ये नाज़रीन इमरान खान साहब का पैगाम सीधा सीधा मैंने आपके सामने रख दिया। अब नाज़रीन, अदालतों में रोला पड़ा हुआ है बहुत, जो जस्टिस जहांगीरी के साथ किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस डोगर ने जो किया, वकला बहुत सख्त नाराज।